हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द एस्पिरेंट चैनल। आप सभी का बहुत ही प्यारा चैनल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है। इट आंसर्स द क्यूरियोसिटी, ह्यूमन क्यूरियोसिटी को आंसर्स देने के लिए एक फाउंडेशन रखी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को स्टार्ट करने का जो टॉपिक है हमारे पास, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखो हम लोग के अंदर ना एक बहुत बड़ी जिज्ञासा बचपन से हमेशा से रही है कि यार ये जो कॉन्टिनेंट है इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, ओशियन बने कैसे। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च वगैरह की और उसके बाद उनके बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं। इसी कंक्लूजन और इसी रिसर्च को पढ़ने की जो क्लासेस है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो मैंने बोला। तो इसी बहुत सारे रिसर्च पेपर के बाद जो सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आई वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब नाम से समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट करते हैं। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है ड्रिफ्ट यानी कि मूवमेंट, यानी कि एक तरीके से फ्लो करना, है ना। तो उसी को हम यहाँ ड्रिफ्ट बोलते हैं। पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यार, बहुत बार बार मैं बोल जाता हूँ, बट ठीक है, इसको चेंज करना जरूरी है। ओके, तो देखो मैं पहले बताता हूँ कि हुआ क्या। ये अगर आप इस पिक्चर को देख पाओ तो जो कॉन्टिनेंट है, आज 1 2 3 4 5 6 7, लगभग आपके पास 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसे रहे? नहीं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 250 मिलियन साल पहले ये जो पूरा कॉन्टिनेंट था एक एक बहुत ही बड़े जायंट कॉन्टिनेंट के फॉर्म में था, एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? उनका नाम रखा उसने पैंगिया। तो पैंगिया क्या था? एक सुपर कॉन्टिनेंट। उसी सुपर कॉन्टिनेंट के दो बच्चे हुए 150 मिलियन साल के बाद, लोरेशिया एंड गोंडवाना। फिर उस 150 मिलियन साल के बाद जो बने लोरेशिया एंड गोंडवाना, उनके भी कुछ और बच्चे हुए। जैसे लोरेशिया से बने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। लेकिन गोंडवाने से क्या बने? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। हाँ जी, इंडिया भी इसी गोंडवाना का पार्ट था। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और उसके साथ उसके बाद फिर से कुछ समय के बाद, लगभग 50-100 साल के मिलियन के बाद, यहाँ पे इंडिया का मूवमेंट होता है नॉर्थ की तरफ। कैन यू सी, यहाँ पे इंडिया था और आज इंडिया यहाँ पे है। तो ये इस थ्योरी का मैं क्रक्स समझा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। एज पर दी एल्फ्रेड वैगनर। अब ये एल्फ्रेड वैगनर कौन है? ये वही इंसान है जिन्होंने इस थ्योरी को दिया 1912 का साल, और उन्होंने ये थ्योरी को प्रोपेगेट करा। क्या था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? उन्होंने बोला सिंपल सी बात कि एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया, जो लगभग 200-300 मिलियन साल पहले उसमें फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट हुई। क्यों फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट हुई? वो ड्रिफ्टिंग के चलते, यानी कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते रहते हैं। जब चीजें ड्रिफ्ट करेंगी तो उस केस में उनमें सेपरेशन होगा, उसमें फ्रेगमेंट्स बनेंगे और जिसके चलते चीजें मूव करेंगी। ये बहुत बड़ा डिबेट है कि क्या वो सही में ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता था। वो हम लोग ड्रॉबैक्स में देख लेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ड्रॉबैक्स में क्या है। बट अभी तो ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि चीजें ऐसी थी। उन्होंने बोला कि फिर वो जो 300 मिलियन साल पहले जो गोंडवाना, जो आपका सुपर पैंगिया था, और सुपर पैंगिया तो एक कॉन्टिनेंट था, उसके चारों साइड जो आपका ओशियन था उसका नाम था पैनथलेशा। पैंथलेसा, ठीक है। इट वॉज अ सुपर ओशियन। सुपर कॉन्टिनेंट हो गया आपका पैंगिया, एंड ये था पैंथलेसा जो कि सुपर ओशियन कहलाया। फिर ये दो पार्ट में टूटता है, दैट इज लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। अब इसी लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड का अगर हम बात करें, हुआ कब? 150 मिलियन साल पहले। ये वही साल है, ये इसी साल के आसपास कोल का फॉर्मेशन दिखता है। किस टाइप का कोल का फॉर्मेशन? मान के चलिए कि पीट, मतलब उतना भी अच्छा क्वालिटी का कोयला नहीं, लेकिन हाँ इस टाइम पे कोयला का फॉर्मेशन हुआ होगा। और यही इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि भारत में जो कोल मिलता है, जो इंडिया में कोल मिलता है, वो गोंडवाना लैंड का कोल है। इसका मतलब इस टाइम पे जो कोल का फॉर्मेशन हुआ होगा तो वो कहां पे हुआ? गोंडवाना लैंड में हुआ होगा। क्योंकि 150 मिलियन साल पहले अगर कोयला का फॉर्मेशन हुआ है तो किसी कॉन्टिनेंट में हुआ, किसी जमीन के अंदर हुआ होगा। वो जमीन का नाम क्या था? तो एक था लोरेशिया, एक गोंडवाना। लेकिन उस टाइम यहाँ पे जो कोयला बना इस वाले सेक्शन में,
इस वाले सेक्शन में 150 मिलियन साल पहले, उसे हम गोंडवाना कोल बोलते हैं। और भारत में, लेकिन गोंडवाना तो नीचे था, अब भारत भी तो इसी गोंडवाना का पार्ट रहेगा ना, अभी हमने पिक्चर में भी देखा था। और इंडिया फिर इधर मूव करता है, तो इंडिया में जो कोल मिल रहा है वो तो यहीं का है, इसी पार्ट का है, वो गोंडवाना का था, इसलिए इंडिया में जो कोल मिलता है वो गोंडवाना कोल मिलता है। ठीक है, ये तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ यार ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके एविडेंसेस हैं क्या? मैं नहीं मानने वाला, अगर अनटिल एंड अनलेस आप मुझे एविडेंस नहीं दोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इस केस में देखो, आप एक ना गूगल मैप में देखते हैं, इन्होंने बोला अगर आप इस मैप को थोड़ा सा देख पाओगे, ये कौन सा कंट्री है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, साउथ, दिस इज साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया आपका, और ये हो गया अफ्रीका। कैन यू सी एंड कैन यू जस्ट फील कि ये जो साउथ अमेरिका का सेक्शन है और ये जो अफ्रीका का सेक्शन है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो वो एक कॉन्टिनेंट बन जाए। इनकी जो फिजिकल एफिनिटी है, क्या बहुत बराबर नहीं लग रही, क्या बहुत सेम नहीं लग रही है? और दूसरा एक और चीज मैं दिखाता हूं आपको, एक और जगह चलते हैं, थोड़ा सा दूर जाते हैं, चलते हैं ग्रीनलैंड के पास। ओके, ग्रीनलैंड यहाँ पे ग्रीनलैंड कहाँ गया? यस, चलो देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, थोड़ा और जूम करते हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू फील कि जो ग्रीनलैंड का पार्ट है, ये सेक्शन और ये सेक्शन मैच नहीं कर जाएगा, मर्ज नहीं कर जाएगा? अगेन फिजिकल एफिनिटी, इस बात से ये प्रमाणित नहीं होती है कि ये दोनों कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे, और जिसके चलते ड्रिफ्ट के चलते इनमें दरारें आई और वो फिर मूव करने लगे और अलग अलग हो गए। जैसे और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, इसका जैसे साउथ जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी मैच करता है आपको यूरोप के साथ मैच करता है। क्या आई एम जस्ट मेंशनिंग कि हाँ, इस एल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग काफी सारी जो फिजिकल एफिनिटीज थी कॉन्टिनेंट के, जो आज कॉन्टिनेंट है उनमें मैचअप होता है, वो मर्ज कर सकते हैं, वो एक साथ मिल सकते हैं। जैसे कौन कौन? तो ग्रीनलैंड वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, साउथ अमेरिका वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, फिर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका जो है ना, वो भी मैच कर जाते हैं। ये तो पहला उनका पास उनका एविडेंस था। और क्या एविडेंस था? उन्होंने बोला ये जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में और फिर यूरोप वाले सेक्शन में देखोगे तो यहाँ जो चट्टान है आपका एप्लेसियंस माउंटेन जो इधर मिलता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, ये ना इसका लगता है कि यहाँ पे एक और माउंटेन है आपको यूरोप में, इट्स कैलेडोनाइट्स जो है ब्रिटेन में, ये दोनों लगता है कि एक सिंगल चेन था। तो अगर सिंगल चेन था मतलब अगेन प्रूफ होता है कि वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। और क्या एविडेंस है हमारे पास? और भी बहुत सारे एविडेंस है, जैसे कि एक है टिलाइट डिपॉजिट्स, टिलाइट डिपॉजिट्स, और एक होता है प्लेसर डिपॉजिट। क्या होता है पहले इसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये एविडेंस के तौर पे कैसे काम करते हैं। देखो टिलाइट डिपॉजिट में समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपन। यस, ये एक ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, और ये इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर का टुकड़ा है, इसे हम बोल रहे हैं अभी ग्लेशियर का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये ग्लेशियर आगे से मूव करती है, और जब ये मूवमेंट आगे करेगी उस बीच में कुछ छोटे छोटे से जो चट्टान है, रॉक्स है, वो इसके साथ नीचे टूट के वहीं रुक जाएंगे। ग्लेशियर आगे मूव कर जाएगी और चट्टान, छोटे छोटे चट्टान यहीं पे बच जाएंगे। ये जो सेडिमेंट्स है, जो ग्लेशियर के टिल थे, ये जो ग्लेशियर टिल है, इस ग्लेशियर के टिल से जो सेडिमेंट्स बचे और जो बने और ओवर द टाइम जो रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इसे हम क्या बोलते हैं? टिलाइट डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जो कि ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बनते हैं, उसे हम टिलाइट डिपॉजिट्स कहते हैं। तो अगर मान लो, जैसे ये इनके अकॉर्डिंग ये बात है कि जो गोंडवाना सिस्टम में आपको जो टिलाइट डिपॉजिट्स मिलता है ना, उसके सेम तरीके के जो रॉक्स हैं, सेम तरीके के जो टिलाइट डिपॉजिट्स है, वो आपको 6 डिफरेंट लैंड मासेस में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? फाकलैंड आइलैंड, ये कहाँ है आपको? अर्जेंटीना के ईस्टर्न कोस्ट में आपको मिलेगा। मडागास्कर, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया में तो मिलता ही है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कैसे प्रूवन है? ये कैसे चीजें पॉसिबल है? ये इसका मतलब है ये एक कॉन्टिनेंट के पार्ट होंगे, ठीक है। ये चीज ये पे बता रहा है। और क्या हो सकता है? और क्या इन्होंने एविडेंस दिया? एक और इन्होंने एविडेंस दिया था कि अगर मान लो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनके फोसिल्स आपको 2 साइड से मिल जाए, जैसे एक था मेसोसॉरस। मेसोसॉरस एक बहुत ही छोटा सा रेप्टाइल है, अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसके जो फोसिल्स हैं वो आपको साउथ अमेरिका के सेक्शन में भी मिलते हैं और आपको अफ्रीका के सेक्शन में मिलते हैं। अगेन इट इज सिंबलाइजिंग, इट इज इंडिकेटिंग कि दे वर वंस द पार्ट ऑफ वन सिंगल या सिंगल कॉन्टिनेंट। जैसे मेसोसॉरस का मैं फोटो दिखाता हूँ आपको,
बड़ा प्यारे से लगता है, डरावना भी है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत प्यारा ही सिर्फ ये आपका मेसोसॉरस। ओके चलो ठीक है, तो ये सारे तो इन्होंने एविडेंस दिए कि भाई हाँ ये सारी चीजें हैं, और इसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो पूरे कॉन्टिनेंट्स है ना, वो सबके सब जो आज जो आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे वो ड्रिफ्ट करते रहते हैं, दे आर मूविंग। अब ये ड्रिफ्ट का रीजन उन्होंने दो बताया, एक उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया कि ग्रेविटी के फोर्स के चलते, और दूसरा उन्होंने बताया था टाइडल फोर्स, जो टाइडल फोर्स होता है उसके चलते ये फोर्स जो ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर रहे हैं। अब ये तो इनका कंक्लूजन निकला, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इनका जो कंक्लूजन है क्या वो सेटिस्फैक्टरी है यार, इनके बहुत से ड्रॉबैक्स निकले। पहला चीज, थोड़ा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि जो टाइडल फोर्स है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को मूव करा पाए, नहीं, दिस नॉट रैशनली पॉसिबल, उतना मुश्किल लगता है। दूसरा, इन्होंने जो ये जो पूरा मूवमेंट बताया है ना, ये एक खास टाइम पीरियड में हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इपोक होता है, एरा होता है, इयोन होता है, टाइम पीरियड होता है, एजेस होता है, ये सब टाइम पीरियड से क्लासिफिकेशन है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेसोजोइक एरा जो है उसी में ये मूवमेंट को बस जस्टिफाई कर पा रहे हैं या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, व्हाई नॉट द अदर। तीसरा चीज ये है, इन्होंने ओशियंस के बारे में तो बात ही नहीं करी। अब ओशियंस के बारे में आपने बात क्यों नहीं करी, ये सारी चीजें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक मेरे को लगता है ये है कि इनका जो पूरा थ्योरी है ना, ये एजम्पशंस पे ज्यादा बेस्ड है, ना कि एम्पेरिकल एविडेंसेस पे, कि हम अगर ऐसा इनको मर्ज कर देंगे तो शायद वो एक कॉन्टिनेंट का पार्ट होंगे। तो ये है, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बट इसमें बहुत सारी कमियां मतलब कमियां थी, एंड टू ओवरकम द फेलियर्स एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिसर्च किया, फिर और नए लोग रिसर्च करके आएंगे, तो उनको भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आ गया जी? हाँ जी, चलो ठीक है, आ गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।